हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। तो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था सीमन के बारे में किया था। जितनी भी असेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा विच इज़ द पार्ट ऑफ सीमन वो कैसे बनाती हैं। ठीक है, साथ में हमने कुछ बहुत ही एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर आपके सारे जितने भी असेसरी ग्लैंड्स थी, असेसरी डक्ट्स थी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है सीमेन विच इज कंसिस्ट ऑफ, जो किससे बना है बेटा, जिसमें 90% क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो मैंने आपको बता दिया था कि कौन बनाते हैं, असेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड हो। ये हमने कर लिया था। मींस सीमेन का 90% पार्ट कैसे बनता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे वो 10% पार्ट जो कि कौन बनाता है, स्पर्म्स बनाते हैं। ये स्पर्म्स आखिर कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और कहाँ बनते हैं, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर आज हम खोजने वाले हैं। ठीक, तो हमने आपको पहले बताया था, मींस आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस हम जब कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे अब स्पर्मेटोजेनेसिस। कब से हम स्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बातें। चलो, तो हमने आज करना है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था, टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस विच कम्स अंडर गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मींस गैमिट बनना, एक बनता है मेल में, एक बनता है फीमेल में। फीमेल में बनेगा तो उसको oogenesis कहेंगे। अब क्योंकि ये मेल्स में बन रहा है और क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम अच्छे से करते हैं, उसके बाद हम बुक में भी देखेंगे कि हमारी बुक क्या कहती है। ठीक, तो बेटा आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म्स क्या होते हैं, दे आर द मेल गैमेट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई आपसे पूछेगा मेल गैमेट कौन से हैं तो आप क्या बोलेंगे, स्पर्म्स हैं। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, या यूं कह लो कि एक स्पर्म को बनने में ऑन एन एवरेज 74 डेज लगते हैं। थोड़ा सा लगता है इतनी अजीब सी बात है, क्योंकि हमने कहा था कि एक इजैक्यूलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं, और एक स्पर्म को बनने में 74 डेज लग रहे हैं। तो बेटा ये भी सोचो कि कितनी ज़्यादा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके अंदर कितने सारे सेल्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं। और एक बार स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, कब होती है, प्यूबर्टी पर होती है। कब होती है, प्यूबर्टी पर। तो एक बार अगर स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए मेल्स के अंदर, तो टिल डेथ, ठीक है, जब तक डेथ नहीं होती तब तक स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूड रहती है। क्लियर है ये बात। चलो ठीक है, सो तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि कितना टाइम लगता है स्पर्म की फॉर्मेशन होने में। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 74 डेज। प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 74 डेज। बेटा ये एक स्पर्म को बनने की बात कर रही हूं मैं, पहले बता देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो इसको हम, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्पर्म की फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं 2 पार्ट, देखो।
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। एक को हम लिख सकते हैं, क्या, एक को हम लिखेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और यू कैन से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी वाली हो जाती है आपकी, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, यहां हमने क्या बनाया है स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटिड जो है उसको आप फुली फॉर्म स्पर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड जो है बेसिकली क्या एक ओवल सा स्ट्रक्चर है, और जो स्पर्म होता है बेटा वो क्या होता है हल्का सा सिलेंड्रिकल लंबा होता है, उसमें टेल होती है, उसका एक हेड होता है, उस टाइप का हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड क्या है एक ओवल है, उसको उस ओवल जो स्ट्रक्चर बना है उसकी शेप चेंज करनी है, उसको मैच्योर करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, और यू कैन से स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज differentiation of spermatid into spermatozoa और स्पर्म। अब आधे बच्चे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कंफ्यूज रहते हैं बेटा, तो जो फुली मैच्योर स्पर्म होता है उसी को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड द अनदर इज स्पर्मियोजेनेसिस, मींस जो हमने ये स्पर्मेटिड बनाया है दिस इज नॉट द फुली मैच्योर या फुली डिफरेंशिएटेड स्पर्म, इसको स्पर्म की शेप में लाने का काम जो है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि क्या है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस है। अगर हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की बात करें तो इसके हम कुछ स्टेजेस लिख लेते हैं, कुछ फेज लिख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब कौन से फेज में, देखो बेटा फेज इसके अंदर होता है, एक होगा बेटा इसके अंदर, फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन फेज, first one is the multiplication phase, then growth phase, and the another one is maturation phase. दूसरा क्या है बेटा, थर्ड क्या है बेटा मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को तीन फेज में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। अब इसको देख के घबराना नहीं है, अरे मैम ने क्या लिख दिया, ये क्या क्या है, अभी हम पढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप, मैं आपको बताऊंगी कि हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, स्पर्मेटिड क्या हो गया, स्पर्म क्या हो गया, सब समझ आ जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा अब हम बात कर रहे हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो मुझे ये बताओ जरा कि ये आखिर होती कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है भाई, कहाँ होती है, साइट ऑफ अकरेंस क्या है इसकी, हमको पता है कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है जी। क्या पूरी टेस्टिस में होती है, नहीं, टेस्टिस में कहाँ होती है, जो हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़े थे, फिर वहाँ हमने कुछ बताई थी कि कुछ कॉन्वोल्यूटेड सी फाइबर होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ट्यूब्स होती है बेसिकली, जिनको क्या कहते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और हमने लास्ट क्लास में किया था, याद रखो, अपने क्या कहते हैं उसके ज्ञान चक्षुओं को खोलो, ठीक है।
तो ध्यान करो, याद करो बेटा, हमने एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, ऐसे कट करके उसको एक डायग्राम बनाया था बड़ा सुंदर सा, ठीक है, जिसमें कुछ 2-3 मैंने सर्कल बना दिए थे, याद आ रहे हैं? सर्कल में फिर मैंने क्या किया था, उस सर्कल के अंदर भी 2 टाइप के सेल बनाए थे, एक तो छोटे छोटे सेल थे, क्यूबॉइडल सेल थे, और एक थोड़े ऐसे टोल पिरामिडल शेप सेल थे, है ना। तो वो जो छोटे वाले सेल थे उनको हमने क्या बोला था, जर्म सेल बोला था, स्पर्मेटोगोनिया बोला था, है ना। और जो लंबे वाले सेल थे उसको हमने बोला था सर्टोली सेल्स, याद आ गया बेटा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वो जो मैंने 2-3 सर्कल बनाए उसके बीच में जो स्पेस था दैट वाज इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पर भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट थे, जो आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था लेडिग सेल्स, याद आ रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स, और वी कैन से देम लेडिग सेल्स, याद आ गया, याद हो गया, ये सब कुछ माइंड में आ गया। फिर से नहीं आया तो एक काम करो, अपनी नोटबुक खोलो बेटा, लास्ट वाले लेक्चर, ऐसे पेजेस को ऐसे करो और वहां पर देखो एक डायग्राम होगा, बस उस डायग्राम को देखना है आपने, ठीक है, और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या था उसके अंदर, सर्कल्स में हमने बनाए थे जहां पर 2 टाइप के सेल्स थे, एक का नाम था सर्टोली सेल और दूसरे का नाम था मदर जर्म सेल्स, और वी कैन से देम स्पर्मेटोगोनिया। तो वो जो स्पर्मेटोगोनिया है वहीं से बनने वाले हैं ये स्पर्म्स, वहीं होने वाली है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है ये बात। तो हम इसके अंदर साइट ऑफ अकरेंस लिख सकते हैं। देखो कुछ बच्चों का था मैम क्या 12th के लिए भी ये जरूरी है, नीट के लिए? अब मेरी बात सुनो, आपका नीट का पेपर पूरा का पूरा आता है कहाँ से, एनसीईआरटी से, ठीक है। अब आपका बोर्ड जो होंगे 12th बोर्ड होंगे बेटा, वो भी कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से तो आता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो ये ना सोचे कि उसका बोर्ड का क्या होगा, भाई बोर्ड में यही आना है, कुछ अलग, कोई अलग दुनिया से क्वेश्चन नहीं आने वाले, यही चीज आ रही है। और मैम इतने अच्छे नोट्स बनवा रही है, साथ साथ में पढ़ो बेटा, थोड़े से चैप्टर है रट जाएंगे यार, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर आपकी साइट ऑफ अकरेंस, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, साइट ऑफ अकरेंस की बेटा अगर हम बात करें तो इट अकर्स इन द टेस्टिस, टेस्टिस में कहां पर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, टेस्टिस में कहां पर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। तो इसको हम लिख देते हैं, कहाँ होती है, टेस्टिस में, टेस्टिस में कहाँ होती है बेटा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कहाँ होती है, जर्म सेल्स, और यू कैन से स्पर्मेटोगोनिया। और इसकी सिंगुलर अगर हम एक सेल की बात करें तो उसको हम बोल देते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनियम। आई है बात समझ में, क्लियर है। तो साइट ऑफ अकरेंस क्या है इसकी, टेस्टिस है, टेस्टिस में कहां पर, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहां पर, मतलब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कौन से वाले सेल्स, जर्म सेल्स कह लो या आप कह सकते हो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वहां पर, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस, ठीक। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, हमने मान लो कि ये है एक जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, ये क्या है, सारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इसको हम लिख देते हैं दिस इज जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर ये क्या है, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, दीज आर द
क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा था, देखो पीछे देखो फिर से एक बार। सबसे पहले जो हमने सबसे पहले बेटा स्पर्मेटिड बनाना है, उस चीज को भूल जाओ अभी आप। हम क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटिड बना रहे हैं। और स्पर्मेटिड में सबसे पहली स्टेज मैंने क्या लिखी थी, मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या लिखा था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन आपको अभी तक इतना तो पता चल ही गया, मल्टीप्लीकेशन फेज का मतलब होता है सेल्स का नंबर इंक्रीज होना। और नॉर्मल जो सेल का नंबर इंक्रीज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, बाय माइटोसिस होता है। इतनी बात क्लियर है। मियोसिस किस लिए होता है, रिडक्शनल होती है। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कम हो जाता है, वो हमें गैमेट्स बनाने के काम आता है, वो भी इसमें करेंगे। बट पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज होगा, जिसमें होने वाली है माइटोटिक डिवीजन, जिसमें होने वाली है माइटोटिक डिवीजन। तो मैं अभी क्या करती हूं, मैं इसमें से एक सेल उठा लेती हूं। मान लो कि मैं इस सेल की बात कर रही हूं, ठीक है, इस सेल की मैंने बात की। तो इस सेल के अंदर सबसे पहले हुआ माइटोसिस, माइटोसिस हुआ। और ये चल क्या रहा है यहां पे, ये चल रहा है यहां पे मल्टीप्लीकेशन फेज। यहां पर चल रहा है मल्टीप्लीकेशन फेज। तो वो जो एक सेल था, उस एक सेल से बन गए हैं दो सेल, उस एक सेल से बन गए बेटा दो सेल। अब इसके अंदर फिर से डिवीजन हो जाएगी, माइटोसिस जो है वो तो चलती रहती है, फिर से डिवीजन हुई। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये हम जितने भी सेल्स बना रहे हैं ये सब क्या है, 2n। ये सब क्या है, 2n है। ये भी 2n है, ये भी 2n और ये भी 2n। ये सब सेल्स क्या है, 2n है। अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन फेज, माइटोसिस हो रही है। मींस देखो हमने क्या कहा, मिलियंस में बनते हैं ना, इस वजह से ये माइटोसिस हो रही है। अब इसमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो स्टेम सेल्स हैं। मतलब कि क्या हुआ, स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, वो सेल जो हमेशा ही क्या करते रहते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं, बस सिंपल डिवाइड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ताकि बहुत सारे सेल बने और उन सेल से आगे जाकर क्या हो जाए, स्पर्म बने। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ स्टेम सेल ही बने रहते हैं, बट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं ये कह देती हूं कि ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, दे एक्ट एज स्टेम सेल्स। इनको हम कह देते हैं दे आर टाइप ए सेल्स, एक्ट एज स्टेम सेल्स। क्या करते हैं, दे एक्ट एज स्टेम सेल्स एंड फॉर्म, स्टेम सेल्स एंड फॉर्म ओनली स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या बनाते रहते हैं, बस स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते रहते हैं। ये याद आ रहा है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म, क्यूबॉइडल सेल्स, ये कौन से सेल्स हैं, बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया ही तो हैं। समझ आई, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो फिर से समझो एक बार। जर्मिनल एपिथेलियम थी, इसमें माइटोसिस हुई। ठीक है, माइटोसिस के बाद कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमेशा ही बस डिवाइड करते रहते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहते हैं। बट उसमें से कुछ सेल ऐसे हैं जो अल्टीमेटली क्या बनाने वाले हैं, स्पर्म बनाने वाले हैं। मैं कह देती हूँ वो सेल है ये वाला, वो बहुत सारे होते हैं, हम एक लेकर चल रहे हैं। मैं कह देती हूँ वो सेल है ये वाला, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज टाइप बी सेल। ये क्या है, टाइप बी सेल है। अब इस टाइप बी सेल के अंदर होने वाला है ग्रोथ फेज। टाइप बी सेल के अंदर क्या होने वाला है, ग्रोथ फेज होने वाला है। मतलब क्या होगा, इसका जो है साइज इंक्रीज हो गया। इसका क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। मींस यहां हुआ है ग्रोथ फेज स्टार्ट।
इस सेल का क्या हुआ बेटा, ये वाला जो सेल था इस सेल का हुआ साइज इंक्रीज, मींस ये ग्रोथ फेज में चला गया। अब इसने साइज इंक्रीज कैसे किया, इसने जो सर्टोली सेल्स थे, याद आ रहा है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो टोल पिरामिडल सेल्स थे उनका नाम क्या था, सर्टोली सेल्स। अब वो सर्टोली सेल्स से ये क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और अपना साइज बड़ा कर लेंगे, मींस खुद को तैयार करने वाले हैं अब ये स्पर्म बनाने के लिए, मींस मियोसिस करने के लिए ये खुद को तैयार करने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये सेल का साइज बड़ा हो गया है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट याद रखना है कि ये अभी क्या है, ये 2n ही है, इसको हम यहां लिख देते हैं, अभी भी ये क्या है बेटा, 2n है, और इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये सेल जो है इट इंक्रीजेस इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। ग्रोथ फेज के अंदर क्या हुआ, सेल साइज इंक्रीजेस बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, एक जो सेल था वो क्या हुआ, उसको हमने कह दिया ये टाइप बी सेल है, और उस सेल ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया। कैसे इंक्रीज किया, बाय टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। अब ये जो साइज जिसका बड़ा हो गया है सेल का, उसे कहा जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जा रहा है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या होता है, 2n होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, ये सब क्या है, 2n है, दे आर अभी क्या है, दे आर डिप्लॉयड। क्या है, डिप्लॉयड। चलो अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था, दिस वाज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर होने वाली है मियोसिस, इसके अंदर होने वाली है बेटा मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस कितनी होती है, हमेशा 2 मियोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर होने वाली है 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन। 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होगी, जिसमें जो फर्स्ट वन है दैट विल बी द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस पता है आपको सबको, आप सबने 11th क्लास में किया है। मियोसिस में क्या होती हैं, 2 डिवीजन होती हैं, पहली होती है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरी कौन सी होती है, इक्वेशनल डिवीजन। फर्स्ट इज रिडक्शनल एंड द सेकंड वन इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो जैसे ही इसकी मियोसिस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, ये बन गए 2 सेल। अब सबसे बड़ी बात, ये सेल्स कैसे हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ऊपर वाले क्या थे, ये था 2n, ये क्या था बेटा, 2n था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब पहली मियोसिस के बाद जो 2 सेल बने हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और इनका नाम है, इनको हम कहेंगे दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। These are secondary spermatocytes and they are haploid in nature. कैसे होते हैं, haploid means n. क्लियर। अब हमने फिर से क्या बोला था, यहां पर 2 मियोटिक डिवीजन होती है, पहली मियोसिस हो चुकी है, अब इसके अंदर होने वाली है सेकंड मियोसिस। ठीक है, सेकंड मियोसिस होते ही यहां पर क्या बन गए, 4 सेल बने, ये बन गए।
ठीक है, और यहां पर क्या हुई है, सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई है। विच इज इक्वेशनल डिवीजन, जो कि क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बने आपके पास 4 सेल, और ये चारों के चारों क्या हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, मींस एन 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 एंड एन। और ये जो सेल्स बने हैं इनको कहा जाता है, इनको कहा जाएगा स्पर्मेटिड। ये क्या है, स्पर्मेटिड। क्या स्पर्मेटिड ही स्पर्म है? नहीं भाई, स्पर्मेटिड स्पर्म नहीं है। स्पर्म की तो एक खास बात होती है, उनके पास टेल होती है। क्या ये टेल है? नहीं। ये कैसे हैं, राउंड है, नॉन मोटाइल है, ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्मेटिड जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर राउंड एंड दे आर नॉन मोटाइल। राउंड एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब क्या होता है, इसे मूव करना, ये मूव नहीं कर सकते हैं। बट स्पर्म्स को तो मूव करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। तो स्पर्म को तो मूव करना पड़ेगा, मींस अब इन स्पर्म्स की शेप को चेंज करना पड़ेगा, इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि इनकी एक हेड बने, इनका एक मिडल पीस बने, इनकी एक टेल बने, तो इसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। ये जो शेप चेंज करना है, ये जो डिफ्रेंशिएट करना है इस स्पर्मेटिड को, कि ये मोटाइल बन जाए, स्पर्म बन जाए बेटा, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखनी है, टर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? तो इसके बाद क्या होगी, अब यहां पर होने वाली है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां पर ये सेल्स हो जाएंगे कैसे, मोटाइल टाइप्स के। एक बार हम ऐसे नॉर्मल बना रही हूं, ऐसा नहीं होता है। अभी हम पूरा स्पर्म का जब डायग्राम करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि स्पर्म बेसिकली दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज होती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, दिस इज स्पर्म, और यू कैन से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म और यू कैन से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ये कैसे हैं, दे आर मोटाइल। दे कैसे हैं बेटा, दे आर मोटाइल इन शेप। कैसे हैं, मोटाइल हैं, मींस अब ये मूव जो हैं कर सकते हैं, अब ये मूव कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से क्विक सी बात कर लेते हैं, क्विक रिवीजन लेंगे। होता क्या है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहां पर होने वाली है, जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि 2n है, वहां होने वाली है। उन जर्म सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा, माइटोसिस हो जाएगी, मल्टीपल डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कब करेंगे, प्यूबर्टी पर करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है, कब करेंगे, प्यूबर्टी पर करेंगे। जैसे ही वो डिवाइड करते हैं तो एक सेल से देखो कितने सारा सेल बनते जा रहे हैं, उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू डिवाइड ही करते रहते हैं। उनको टाइप ए सेल कह सकते हैं हम। वो क्या होते हैं, बेसिकली स्टेम सेल हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो यहां मल्टी, ये क्या कैसा फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। बट कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। ग्रोथ फेज का मतलब क्या है, ये कुछ सेल्स न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से और अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जब ये सेल साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इनको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अभी तक ये क्या है, डिप्लॉयड, क्योंकि अभी तक हमने मियोसिस की बात नहीं की है। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इसके अंदर होने वाली है 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन। पहली वाली आपको पता ही है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। जैसे ही ये डिवाइड करता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, अब पहला ऐसा स्ट्रक्चर बना है विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। क्वेश्चन आता है इस पे, आपसे पूछेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 2n है, वो डिप्लॉयड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, वो n है, दैट इज हैप्लॉइड है। ठीक है, एक मियोटिक डिवीजन हुई,
तो ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर दूसरी मियोटिक डिवीजन हुई जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। उससे क्या बन गए हैं, 4 स्पर्मेटिड बन गए हैं। क्या बने हैं, स्पर्म नहीं बने हैं, क्या बने हैं, 4 स्पर्मेटिड, जो कि क्या होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, राउंड कह लो या आप कह सकते हो ओवल होते हैं बेसिकली, ठीक है। और नॉन मोटाइल होते हैं, मींस वो मूव नहीं कर सकते, ठीक। अब ये स्पर्मेटिड की शेप चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पर्म्स को मूव करवाना है। तो अब इनकी शेप जो चेंज होती है, जो इनका डिफरेंशिएशन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। अब आपके पास क्या बन गए हैं, स्पर्म बन गए हैं, या यूं कह लो स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस जो हुई है बेसिकली हुआ क्या है, मतलब इस सेल से इस सेल बनने में क्या चेंजेस हमें दिखाई दिए, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट हमारा हम लिख देते हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, हमें कौन से चेंजेस जो हैं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस देखने को मिले। सबसे पहले जो चेंज देखने को मिलता है बेटा, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, अभी आपको इतना नहीं पता चलेगा, जब हम स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्पर्म का हेड होता है बेसिकली वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है। ऐसे न्यूक्लियस कंडेंस होकर कहां पर चला गया है, सिर्फ हेड में चला गया है, ठीक है। वहां पर अब क्या होगा, डीएनए, वो सिर्फ किससे बना होगा, डीएनए से बना होगा, ठीक है। अब किससे बना होगा बेटा, डीएनए से बना होगा, कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं वो उससे बना होगा, जो एमआरएनए वगैरह थे वो सब हट जाते हैं, ठीक है। दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस। उसके अलावा जो चेंज देखने को मिलेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम है, देन स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बोला जाता है नेबर कर्न, जिसे बोला जाता है नेबर कर्न, ठीक है, मींस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा यहां पर कुछ टेल स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाएंगे, क्लियर। और जो साइटोप्लाज्म है, जब आप हम स्पर्म का, अभी देखो अभी आपको ये लाइन में भी समझना है, जब हम स्पर्म का अच्छे से एक डायग्राम करेंगे तब समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, छोटा सा दिमाग है उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। तो टेल स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। उसके अलावा अगर आप, जब हम स्पर्म का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ कर सिर्फ कहाँ आ गया है, टेल रीजन में। साइटोप्लाज्म सिर्फ बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, टेल में प्रेजेंट होता है, और कहीं पर भी स्पर्म में साइटोप्लाज्म देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। सिर्फ अब साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो कौन से चेंजेस हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब याद रखना इस बात को, भूलना नहीं है, स्पर्मियो बेटा 3-4 टर्म्स मैंने बोली है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो क्या है, पूरी फॉर्मेशन होनी स्पर्म का। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इंक्लूड होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मतलब यहां पर हम सिर्फ स्पर्मेटिड तक बना चुके हैं, वो राउंड स्ट्रक्चर बना चुकी हैं। उसके बाद हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, वो जो राउंड स्पर्मेटिड बना था उसको एक ऐसे मोटाइल लंबा सा पतला सा स्पर्म बनाना इज स्पर्मियोजेनेसिस। याद रहेगी बात, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना है, दिमाग को हल्का सा एक्टिव रखना है, एंड एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है बेटा इतनी बात, ऑल क्लियर, ठीक है।
चलो, इसके बाद एक और टर्म आप कहोगे मैम कितनी टर्म्स करवाओगे, क्या करें मैम? देखो बेटा, इसके बाद एक टर्म है दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन में बेसिकली क्या होने वाला है, स्पर्मिएशन के अंदर जो अब आपका स्पर्म बना था, जो आपका स्पर्मेटोजोआ बना था, वो जाकर बेटा एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स याद आ गए हैं कौन से थे? वो सेल्स जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म्स बने हैं, जो हमने स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बना लिए हैं, तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म का हेड है बेसिकली, इट गेट एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स याद आ रहे हैं, ठीक है। उन सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, एक्टिवेट होता है, और वहां से फिर वो रिलीज हो जाता है। दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या यूं कह लो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बीच में ल्यूमन था, जो खाली जगह थी, याद आ रहे हैं, वो वहां आ जाते हैं, और वहां से निकलते हुए रेटिड टेस्टिस में जाते हैं, वहां से वासा इफ्रेंशिया में, फिर एपिडाइमस में, वास डेफरेंस में। समझ आ रही है बात? क्लियर है, ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या होती है, आप यूं कह सकते हो रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल। क्लियर है? या उनका हेड जो उसमें एम्बेडेड होता है, फिर वो वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म हेड गेट्स embedded into Sertoli cells. स्पर्म हेड जो है इट विल गेट एम्बेड इनटू द सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल में एम्बेड क्यों होता है? सिंपल सी बात है भाई, न्यूट्रिशन लेना होगा। जो इतनी सारी उसने प्रोसेस करी थी अपने लिए, टेल बना ली, माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग सा बना लिया, सब कुछ की न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए वो जाकर कहाँ एम्बेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाता है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द seminiferous tubules, and finally released from the seminiferous tubules by the process called as permeation. बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज परमिएशन। तो समझ गए आप? समझ गए बेटा क्या हुआ है? जो मान लो कि ये सर्टोली सेल्स थे, मान लो हम बना देते हैं यहाँ पर, हमें क्या है दिक्कत, हम बना लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये कोई भी एक सर्टोली सेल था, ठीक है। इस सर्टोली सेल के अंदर आकर वो जो स्पर्म था, सर्टोली सेल था, ठीक है, दिस इज सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल के अंदर आकर जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेड हो गया। ये क्या है बेटा? स्पर्म हेड एम्बेडेड।
सर्टोली जो आपका स्पर्म था वो क्या हुआ, अपनी शेप चेंज करके उसने क्या किया, इस सर्टोली सेल के अंदर जाके ऐसे एम्बेड हो गया। एम्बेड होने के बाद अब यहाँ से कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। इसको हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। ठीक है, समझ आई। पहले वो क्या हुआ, जाकर सर्टोली सेल के अंदर उसका स्पर्म का हेड जो है एम्बेड हो गया, वहां से उसने न्यूट्रिशन लिया, जितना लेना था ले लिया। उसके बाद वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो रहा है। वहां से क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। आपको पता है हर सेल में से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज तो हो ही सकता है। ठीक है, तो रिलीज होके वो वहां से चला गया। ठीक है, क्लियर है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। आई होप सबको क्लियर है। तो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जहां हमने स्पर्मेटिड बनाया, फिर स्पर्मेटिड की डिफ्रेंसिएशन करवाई और वो क्या बन गया, स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, जिसको हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद ये जो स्पर्म बना है इट विल गेट एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स, वहां से न्यूट्रिशन लेगा एंड फाइनली यहाँ सर्टोली सेल से निकल जाएगा, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही बाहर निकल जाएगा। फाइनली इट विल रिलीज फ्रॉम द सर्टोली फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, ऑल क्लियर। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये सबको हो गया है क्लियर। उसके बाद हम करते हैं हार्मोनल कंट्रोल। अब हमने बोला कि स्पर्म बने हैं तो भाई प्यूबर्टी पे ही क्यों बने, प्यूबर्टी पे ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि जैसे ही एक बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आती है तो हम सबसे पहले लिख देते हैं एट प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही क्या होगा बेटा, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वैसे ही हाइपोथैलेमस, जैसे ही प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, GnRH। आई होप ये सबको क्लियर है व्हाट इज GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बात क्लियर है। हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। आपके 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला आपका यही दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें बताया है कि हाइपोथैलेमस जो है दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, वन इज द रिलीजिंग एंड अनदर इज द इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों ही टाइप के हार्मोन अल्टीमेटली जाते कहाँ हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, तो फिलहाल प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया एट प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये अल्टीमेटली जाने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां पर जाने वाला है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में दो हार्मोन रिलीज करती है। कौन से बेटा? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करती है बेसिकली। कौन से वाले? एफएसएच एंड एलएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या रिलीज कर दिया? follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, FSH and LH, that is gonadotropins, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। अब ये जो follicle stimulating hormone है ये एक्ट करने वाला है, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? ये एक्ट करता है बेटा सर्टोली सेल्स के ऊपर। जो एफएसएच है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर और वहां से रिलीज करवाता है फिर से दो चीज। वन इज ABP, याद आया कुछ? दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड अनदर वन इज इनहिबिन। अनदर क्या है? इनहिबिन। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि जो इनहिबिन होता है वो क्या करता है? वो एफएसएच की सिक्रीशन को बंद करवाता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनहिबिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर कहता है भाई बहुत सारा एफएसएच आ चुका है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। चलो उसको बाद में बोलेंगे, पहले सर्टोली सेल ने क्या रिलीज करवाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब अगर आपको याद हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में हमने एक बात की थी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर? लेडिक सेल्स के ऊपर, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे उनके ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा बेटा? अगर सबने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लेडिक, उस पे एक्ट करेगा। और लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं? दे सीक्रेट एंड्रोजन, मेनली कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया बेटा? इन्होंने सीक्रेट कर दिया है टेस्टोस्टेरोन। और अगर आपको याद हो, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जाकर काम करेगा, उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है अल्टीमेटली क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। मींस ये जर्म सेल्स के पास जाता है और उनको कहता है कि तुम अपना काम शुरू कर दो। तो यहां पर क्या हो गई है? यहां हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या करवा दिया है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक और चीज याद कर लो, थोड़ा सा है क्या कि जो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है ये एफएसएच और एलएच तो रिलीज करता ही है, साथ में एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज करता है? GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन का भी काम जो है रहता है इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने में। ग्रोथ हार्मोन का काम भी रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने में। तो देखो बेटा कितना अच्छा सा एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बन गया है, जिसको हम फिर से करेंगे, फिर इसका नेगेटिव फीडबैक करेंगे। पहले पॉजिटिव करते हैं। क्या हुआ? जैसे ही प्यूबर्टी आती है, नॉर्मली मेल्स के अंदर प्यूबर्टी 11-12 साल के अंदर आती है, ठीक है, प्यूबर्टी आती है तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जो है आता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, जैसे ही उसके पास आता है उसको कहता है भाई चलो हार्मोन रिलीज करवाओ, करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करता है 3 हार्मोन। कौन से? FSH, LH एंड GH।
तो जो FSH है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, अभी सिर्फ एंड्रोजन की बात करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है कहाँ, लेडी सेल्स के पास, और लेडी सेल से क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब इस टेस्टोस्टेरोन को कंडेंस करने में या यूं कह लो एक्टिवेट करने में इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का बड़ा काम है। तो ये इसके पास आता है, टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया और यू कैन से जर्म सेल्स। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन से हार्मोन का, एक और हार्मोन का काम रहता है जो आपको याद रखना है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। इसका ग्रोथ हार्मोन का भी इसमें काम रहता है, ठीक। अब ये हो गया। अब ये प्रोसेस वैसे तो चलती रहती है, स्पर्म फॉर्मेशन हमेशा चलता रहता है बेटा बेटा, लेकिन फिर भी क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। कैसे, देखो सर्टोली सेल क्या बनाती है, इनहिबिन करवाती है, बनाती है। तो जैसे जैसे FSH रिलीज होता है वैसे वैसे इनहिबिन रिलीज होता है। एक लिमिट के बाद इनहिबिन कहता है कि अरे बस भाई, बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन गए हैं, एक बार थोड़ी टाइम के लिए शांति रखो। तो ये इनहिबिन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, साथ में किसके पास जाता है, हाइपोथैलेमस के पास भी, और उसको कहता है अभी शांति रखो भाई, हाइपोथैलेमस तुम अपना ये मत रिलीज करो, और पिट्यूटरी तुम अपना FSH मत रिलीज करो। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको देता है नेगेटिव फीडबैक, ये भी इसको देता है नेगेटिव फीडबैक। कौन, इनहिबिन। इनहिबिन जो है इनको नेगेटिव फीडबैक देता है और कहता है भाई शांति बनाए रखो, ठीक है। ऐसे ही जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को ही। कौन, टेस्टोस्टेरोन। मींस जैसे ही बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव का मतलब होता है कि वो खुद की ही फॉर्मेशन को क्या करवा देता है, बंद करवाता है कि भाई नहीं। देखो बॉडी के अंदर हर चीज का एक मैकेनिज्म है, हर चीज की एक लेवल है, उस लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको क्या दे रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक किस किस ने दिया, टेस्टोस्टेरोन ने दिया और इनहिबिन ने दिया। बेटा ये क्लियर है सबको, ठीक है। प्रोसेस चलती जा रही है, बट एक हर चीज की एक लिमिट होती है। जब स्पर्म बहुत ज्यादा बन गए हैं या बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो गया है, लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जब वो रुक जाता है तब जैसे ही लेवल कम होता है ये नेगेटिव फीडबैक हट जाता है, प्रोसेस फिर से स्टार्ट, फिर ज्यादा होता है फिर बंद होता है, ज्यादा बंद ज्यादा बंद। तो ये चीज चलती रहती है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन जो है हमेशा ही चलती रहती है। दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं, हो गया होगा बेटा, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेगेटिव फीडबैक, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे मैम ये क्या हो रहा था। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ये क्या हो रहा है, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। फटाफट से इसको देख लो, ठीक है। हाँ बेटा इसमें एक चीज और लिख लो, टेस्टोस्टेरोन का एक और काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी तो आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का एक आप यहां पर काम लिख सकते हो कि इससे सेकेंडरी
सेक्सुअल करेक्टर्स जो मेल के अंदर होते हैं, लाइक उनकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है एट द प्यूबर्टी। अब समझ आ रही है प्यूबर्टी पे क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी पे टेस्टोस्टेरोन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है, बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, मुस्टैच आनी स्टार्ट हो जाती है, शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, ये सब चीज, मस्कुलेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कैसा हार्मोन होता है? बेसिकली टेस्टो एनाबोलिक होता है। एनाबोलिक मतलब आपका कुछ बनाना, एनाबोलिक इज बनाना, तो बॉडी के मस्कुलेचर को थोड़ा बनाता है, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, एंड दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप सबको क्लियर है। अब हमारा रहता है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसके अंदर अब हमारा क्या रहता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अगर हम एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, एक मिनट बनाएंगे। बेटा इस डायग्राम को जो है साथ साथ में बनाने की कोशिश करनी है। चलो बेटा अब देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है दिस इज हेड। ये वाला जो पोर्शन है बेटा स्पर्म का, इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्पर्म, दिस इज हेड। उसके बाद ये जो छोटा सा पोर्शन है इसे कहीं किसी कंस्ट्रिक्टेड ऐसे पतला सा हो गया है, इसे हम कहते हैं नेक, ठीक।
उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द मिडल पीस। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? मिडल पीस कहेंगे। ठीक, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है सिंपल इसको बोलते हैं टेल। कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नेक जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्पर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्पर्म को जो है हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स। और वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? वन इज हेड, देन नेक, देन मिडल पीस एंड द फोर्थ वन इज द टेल। हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। अब अगर आप हेड की बात करें, अगर हम अब हेड की बात करें, यहां पर हेड के ऊपर जो प्रेजेंट है एक कवरिंग प्रेजेंट है। हेड के ऊपर क्या है? दिस, ये जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है हेड के ऊपर, दिस। ठीक है, इस कवरिंग को कहा जाता है एक्रोसोम। इस कवरिंग को बोला जाएगा एक्रोसोम। इस कवरिंग, इसके मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? इट इज द कैप ऑफ द हेड या कैप ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो दिस इज द एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम के अंदर होता क्या है? एक्रोसोम के अंदर होते हैं बेटा एंजाइम, लाइक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है, हाइलुरोनिडेज। देखो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस होता है। जब हम ओवम करेंगे तो उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको काटने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, इस एंजाइम को बोला जाता है हाइलुरोनिडेज। साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एसिड फॉस्फेटेज। बेसिकली इन सब एंजाइम्स को एक साथ बोला जाता है स्पर्म लाइसिन्स। क्या बोला जाता है? स्पर्म लाइसिन। ऐसे एंजाइम जो स्पर्म लेकर चलता है ताकि वो ओवम को, ठीक है, किसको? ओवम को, एग को, फीमेल एग को फर्टिलाइज कर सके, एग के अराउंड जो भी लेयर्स प्रेजेंट है उनको कट कर सके और उसके अंदर जो है वो एंट्री ले ले। किसकी हेल्प से लेता है? इस एक्रोसोम की हेल्प से। भाई एक्रोसोम में ऐसा क्या है? एक्रोसोम में प्रेजेंट है स्पर्म लाइसिन, मींस स्पर्म के कुछ एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बेटा? ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो हेड है, जो हेड है एक्रोसोम, इसमें लिख दो इट कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स, कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स। अब स्पर्म लाइसिन्स के अंदर है क्या? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्लस हाइलुरोनिडेज, एंजाइम ही है ये, प्लस एसिड फॉस्फेटेज। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू फर्टिलाइज द ओवम, टू फर्टिलाइज द ओवम। इसलिए क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास? स्पर्म लाइसिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है बेटा? स्पर्म लाइसिन। तो एक्रोसोम क्या होता है? जो हेड है उसके ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज एक्रोसोम विच कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स, दैट इज द एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज है, एसिड फॉस्फेटेज है। क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटा? यहाँ पर न्यूक्लियस। दिस, ये जो पिंक कलर का है मेन पार्ट जो हेड का है, उस किसको? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम। सिंपल सी बात है। और ये कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड। याद रखना, स्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है। तो न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर जो एन होगा, 2n नहीं होगा बेटा, एन होगा। उसके बाद है नेक। अगर आप नेक में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला, जिसे हम कह देते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल, दैट इज कॉल्ड एज द
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से अराइज होती है एक्सियल फिलामेंट। क्या अराइज होती है, एक्सियल फिलामेंट। अगर आप बीच में देखोगे रेड कलर की मैंने एक लाइन बनाई है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट। और इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 9+2 का। आपको पता है फिलामेंट्स वगैरह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है वहां पे 9+0 एंड 9+2 अरेंजमेंट होता है। आपने आई थिंक सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट है यहाँ पर स्पर्म के अंदर, इसके पास जो अरेंजमेंट है इट इज ऑफ 9+2। कैसा अरेंजमेंट है बेटा 9+2 का अरेंजमेंट है। उसके अलावा यहां पर आपको ये स्पाइरल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सो दिस इज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है नेबरकन। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे क्या कहा जाता है, नेबरकन कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट के लिए ऐसे ऐसे चलता है ना, स्पर्म मोटाइल होता है, तो ऑफ कोर्स मोटाइल है तो एनर्जी चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, और उसके पास तो बहुत ही सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, या क्यूएल एनर्जी टू द मोटाइल स्पर्म। क्लियर है इतनी बात बेटा, क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। अब अगर हम टेल की बात करें तो काफी लंबी सी इसके पास टेल होती है, वेरी लॉन्ग टेल। टेल कैसी है, वेरी लॉन्ग टेल, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हेयर ओनली। यहां पर सिर्फ यहीं पर है जो जगह जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर जो है ये क्या है, ये ऐसा फिलामेंट है जिसके अराउंड ये कवरिंग नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसे हम कह देते हैं नेकेड फिलामेंट। दिस इज द नेकेड फिलामेंट। नेकेड मीन्स जिसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं होती, तो इसे हम क्या कह देते हैं, नेकेड फिलामेंट कह देते हैं। तो टेल जो जितनी लंबी होगी वो उतना मोटाइल रहेगा, ठीक। उसके अलावा हमने एक चीज नहीं लिखी है, जो इसकी कवरिंग है दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के अराउंड कवरिंग तो होती है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, आई होप सबको ये बातें सब सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या बोला हमने। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की हम बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पर्म के देखो यहाँ से फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए, अच्छे से दिमाग में अभी सेट कर लो सारा का सारा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की तो स्पर्म के जो है 4 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं, हेड, बीच में जो पतला सा कॉन्स्ट्रिक्टेड सा पार्ट है दैट इज नेक, नेक के नीचे है मिडल पीस, मिडल पीस के पास क्या है, टेल। अगर आप हेड को देखोगे तो हेड के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्रोसोम क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, खाने है ना इसके आगे। एक्रोसोम क्या है, इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन का काम क्या है, टू फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म लाइसिन का मतलब होता है इनके पास बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स हैं, लाइक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, हाइलोनिडेज है, एसिड फॉस्फेटेज है, ये सब एंजाइम किसमें हेल्प करते हैं, टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। तो याद रखना है आपको, एक्रोसोम का कौन सा पार्ट हेल्प करता है फर्टिलाइज करने में, ओवम में एक्रोसोम करता है, विच इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसे करता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है स्पर्म
लाइसेंस। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेड में प्रेजेंट है बहुत बड़ा सा मेन पार्ट जो है हेड का, इट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, जिसके पास जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है। देन आती है नेक। नेक में जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जिसे क्या कहा जाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से अराइज होता है एक्सियल फिलामेंट इन द मिडल पीस। एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 का है। और ये क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे नेबरकन कहा जाता है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। देन द टेल, टेल काफी लंबी होती है, इसकी वजह से स्पर्म जो है वो मोटाइल रहता है। टेल का लास्ट वाला पार्ट जो है, जो फिलामेंट थी वो अकेली बाहर निकल जाती है, उसको हम नेकेड फिलामेंट कह देते हैं। पूरे स्पर्म के अंदर अगर आप बात करें साइटोप्लाज्म, तो वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। तो वो जो आपका एक स्पर्मेटिड बना था राउंड सा स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसी शेप ले लेता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था बेटा, जो वो स्पर्म बना था राउंड वाला, उसको इस शेप में चेंज करना, इस स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है बात, सबको क्लियर है बात, ऑल क्लियर। बेटा डायग्राम अच्छे से देखो, इतने हम थोड़ा पानी पी ले। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको मैंने दो चीज बतानी है, वो हम देख लेते हैं। 2-3 डेफिनेशन है बेसिकली। फर्स्ट इज द क्रिप्टोराइडिज्म। क्या होता है, फर्स्ट इज द क्रिप्टो फर्स्ट इज द क्रिप्टोर और क्रिप्टोराइडिज्म। देखो बेटा क्रिप्टोराइडिज्म क्या होता है, हमने बोला था कि 7th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ मींस जब बेबी जो है मदर के वोम में है, फीटल लाइफ के अंदर, क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो 7th मंथ के अंदर डिसेंड करते हैं इन द स्क्रोटम। 7th मंथ में टेस्टिस पहले कहाँ बनते हैं, एब्डोमेन में बनते हैं, बट जब वो बन जाते हैं 7th मंथ के अंदर, वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाते हैं, आ जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, ड्यू टू मैनी रीजन, ये जो टेस्टिस हैं ये डिसेंड नहीं कर पाते। हो सकता है एक ना कर पाए, हो सकता है दोनों ही टेस्टिस ना कर पाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोराइडिज्म। और सिंपल सी बात है, जब अगर टेस्टिस डिसेंड ही नहीं करेंगे और टेस्टिस जो है वो स्पर्म नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर पे तो स्पर्मेटोजेनेसिस कर नहीं सकते, ठीक है। उनको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए हल्का सा बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए। कितना कम चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सो क्रिप्टोराइडिज्म क्या होता है, इनएबिलिटी टू डिसेंड वन और बोथ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। तो क्रिप्टोराइडिज्म में हम लिखेंगे बेटा, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which one or both testes fail to descend into the scrotum। तो ऐसी कंडीशन जिसमें टेस्टिस जो हैं एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम के अंदर डिसेंड, मतलब नीचे आ ही नहीं पाते, उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोराइडिज्म, ठीक है। उसके अलावा स्पर्म से रिलेटेड 2 टर्म है बेटा, एक होता है एजूस्पर्मिया, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। एक होता है एजूस्पर्मिया। सो फर्स्ट इज, हम यही लिख लेते हैं, फर्स्ट इज ए टू स्पर्मिया
ठीक है, और दूसरी होती है ओलिगोस्पर्मिया, वो बाद में लिखते हैं। पहले एजोस्पर्मिया की अगर हम बात करें, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है बेटा लैक ऑफ स्पर्म्स इन द सेमाइनल फ्लूइड, मतलब कि बॉडी जो है, जो टेस्टिस है, वो स्पर्म बना ही नहीं पा रही है। देयर इज ए लैक ऑफ स्पर्म, क्या है, स्पर्म है ही नहीं, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन, सीमेन में स्पर्म्स है ही नहीं। अब इसका कारण क्या हो सकता है, कोई भी कंजेनाइटल हो सकता है, ये एक तो ये, ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है कि बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ द स्टेरॉइड ड्रग्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन ड्रग्स वगैरह का जो भी इंसान ज्यादा यूज करता है उसमें स्पर्म्स बनने जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्सेस यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंड्रोजन्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंड्रोजन का एक्सेसिव यूज जो करते हैं उसके अंदर भी स्पर्म्स बनना क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। सो एजोस्पर्मिया नाम से क्लियर होना चाहिए, एजोस्पर्मिया इज द लैक ऑफ स्पर्म, सीमेन के अंदर स्पर्म है ही नहीं, दैट इज एजोस्पर्मिया। फिर एक और कंडीशन है, दैट इज, इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। अब ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है बेटा, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म्स तो प्रेजेंट हैं, स्पर्म्स तो प्रेजेंट हैं, बट उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, इट इज लेस देन 20 मिलियन पर ml। और हम क्या कह रहे थे बेटा, 200 से 300, तो ये क्या हो गया, लेस देन, मतलब स्पर्म का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई है, तो इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनमें तो होगी ही नहीं, सिंपल सी बात है, स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जहां पर स्पर्म काउंट जो है वो कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। कितना कम हो गया है बेटा, तो आप लिख सकते हो बिलो 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, ठीक है। तो स्पर्म का काउंट जो है वो काफी लो हो गया है, लो स्पर्म काउंट, दैट इज बिलो 20 मिलियन पर ml ऑफ द स्पर्म, बिलो 20 मिलियन पर ml ऑफ द सीमेन या सेमाइनल फ्लूइड कह लो, और इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, इट कैन lead to infertility, or you say causes समझ आ रही है बेटा बात, ठीक है। देखो इनफर्टिलिटी, जहां पे भी स्पर्म नहीं बनेंगे वो भी इनफर्टाइल ही होगा, ये भी तो इनफर्टाइल होगा, ये भी इनफर्टाइल होगा। और ओलिगोस्पर्मिया क्या है, ड्यूरिंग द अपने मतलब आप किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो स्पर्म काउंट है सेमाइनल फ्लूइड के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया इज द लैक ऑफ स्पर्म, वहां स्पर्म है ही नहीं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म अभी धीरे धीरे कम होने शुरू हुए हैं, कम होते होते हो सकता है ना हो तो वो एजोस्पर्मिया भी हो जाएगा। समझ आई है बात, क्लियर है इतनी बातें। तो बेटा ये था आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने सब कुछ कर लिया। हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से, वहां पर हमने किया था टेस्टिस, टेस्टिस के बाद हमने किया था जितने भी एसेसरी ग्लैंड है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन, उसके बाद हमने पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह सबका अच्छे से डायग्राम बनाया, उनके फंक्शन समझाए। आज हमने किया स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, स्पर्म का बेसिकली एक डेफिनेट डायग्राम जो हम कहते हैं वो कैसा होता है। अब इसको हम थोड़ा सा हम अपने एनसीईआरटी से देख लेते हैं, जो भी आज हमने किया है कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है बेटा। देखो सबसे पहले जो हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे उसको आपकी बुक में बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया है, ठीक है। इसको देखो जरा, देखो हमने क्या बनाई है, नीचे क्या है, जर्मिनल एपिथीलियम है जो हमने बनाई थी, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बनाए थे हमने। स्पर्मेटोगोनिया से देखो पूरी स्टेजेस दिखाई है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
यहाँ पे मैं लिख दूं आपको, याद आ रहा है? स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी क्या होगा, 2n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज n, स्पर्मेटिड इज n, स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो n। समझ आई है? स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है। ये क्या बन गए हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर डिवीजन हुई तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद क्या बना, ये स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड जो है जाके एम्बेड हो जाता है किसके अंदर, सर्टोली सेल में, और फिर स्पर्मेटोजोआ निकल जाता है व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और यू कैन से व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, स्पर्मिएशन कह देते हैं। ठीक है, देखो, रिलीज्ड फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से ही बाहर निकलना है, या यू कहो रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ये नहीं कहेंगे रिलीज्ड इनटू द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इनटू नहीं है बेटा, उसके अंदर थोड़ी जा रहा है, उससे तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कहीं पर, देखना एक बार। आई होप ये डायग्राम सबको क्लियर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें गैमेटोजेनेसिस में यही चीज दी हुई है, सब जो हम कर चुके हैं। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म और ओवम को बनाना। ठीक है, तो स्पर्म को बनाने को प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कहाँ होती है, स्पर्मेटो प्यूबर्टी के टाइम पे होगी। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं बेसिकली, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होते हैं, नंबर इंक्रीज होता है। फोर, जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं दे आर डिप्लॉयड, मींस 2n होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो, देखो, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, इन्होंने अच्छे से लिखा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि भी क्या है, 2n ही है, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, ये याद रखेंगे हम, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं, आपने मियोसिस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसे कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, मींस ये n है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है दे आर ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद इन स्पर्म्स का हेड दैट विल गेट एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। हम कर चुके हैं बेटा, एक चीज उसमें ऐड कर लो, कभी आप भूल जाओ, वैसे तो आपने सबने किया ही हुआ है। स्पर्मेटिड बना ना बेटा, यहाँ पे लिख लेना आप, चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, कितने, 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, चलो, उसके बाद हमने किया ये आ गया आपका क्या, हार्मोनल कंट्रोल की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी में। ठीक है, क्यों होता है, देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH। ठीक है, अब जो ये GnRH है ये कहाँ पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है, विथ स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, कौन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब LH L पे एक्ट करेगा, मतलब LH विल एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीट ऑफ द एंड्रोजन, दैट इज एंड्रोजन कौन सा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। FS है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स जो हैं कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर्टोली सेल्स जो हैं कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म के अंदर। याद आ गया, स्पर्मेटिड राउंड है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म लंबे वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं। देखो सब कुछ SS, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली, SS से याद रख लेना। ठीक है,
फिर हमने स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर कर लिया कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरी बॉडी को कवर की हुई है, ठीक। स्पर्म हेड जो है उसके अंदर क्या होता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस है बेटा, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच, जिसका आगे वाला पोर्शन जो है इट इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं, ठीक। मिडल पीस जो है उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। आई होप ये क्लियर है। इसके नीचे वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आई होप ये सब कुछ क्लियर है बेटा। एक ये डायग्राम जो है हमने जो पूरा वैसे हम बना चुके हैं, मैं आपको फिर बुक वाला ही बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन होनी स्टार्ट हो गई। देखो कितने सारे सेल बन गए, हमने बनाए थे ये सारे सेल, ठीक है। इनमें से हम ले लेते हैं कि ये एक सेल जो है ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली मियोटिक डिवीजन हुई, क्या बन गई, ये दो, दिस सेकेंडरी स्पर्मेट हम बना चुके हैं। आप वो वाला भी डायग्राम करेंगे, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या है बेटा, n है, देखो 23 हो गया। फिर इसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन, जिससे क्या बन गए हैं, दीज आर द स्पर्मेटिड। क्या बने, स्पर्मेटिड बने। स्पर्मेटिड जो है डिफ्रेंसिएशन हुई, मींस यहां पर हो रही है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, और ये किसमें कन्वर्ट हो गई हैं, स्पर्मेटोजोआ, और यू कैन से स्पर्म्स, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़ने में एक भी लाइन, मैं कह रही हूँ एक भी वर्ड पढ़ने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा। और आप, मेरी आपसे यही रहेगी कि जो मैं आपको करवा रही हूँ लेक्चर, साथ साथ में उसको पढ़ते रहो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप वो क्वेश्चन लगा लीजिए प्लीज़, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस शीट तो मिल ही जाती है, ठीक। तो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस, आप एक काम करो, आपने एक काम करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 5 क्वेश्चन है बेटा। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सारे PYQs हैं, ठीक है, हो जाएंगे आपसे। इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ऑल क्लियर है। चलो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और सबने मैम को बहुत अच्छे से टीचर्स डे विश किया था, उसके लिए सो मच थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।